सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके इस अमेजिंग कंप्यूटर के सेशन में, जहां पर गाइस हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप अगर अभी जुड़ रहे हो या आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बेसिक पार्ट से स्टार्ट किया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने पेरिफेरल यानी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी कवर किया था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यूज को पढ़ा है। फिर हम लोगों ने एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को पढ़ा है। एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको पढ़ा है। फिर हम लोगों ने इंटरनेट टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या जो उससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, यूआरएल, वेब एड्रेस या विकीपीडिया या www क्या होता है, या मतलब जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी के पार्ट पर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले का पार्ट 1 वाला एमसीक्यूज यानी मॉक टेस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। आज जो मॉक टेस्ट है वो उसी पार्ट का मॉक टेस्ट 2 है। यानी अगर आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस किया है इंटरनेट, चूंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंप्यूटर और मॉक टेस्ट इंटरनेट 2। इंटरनेट 2 का मतलब यह है कि इससे पहले हम लोगों ने 1 पार्ट डिस्कस किया है, 1 पार्ट डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और आप अभी जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, मतलब क्लास में पार्टिसिपेट करिए। और मैं आपको फिर आप क्या करिएगा कि आप एनालिसिस करिएगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही दे रहे हो, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप गलत कर रहे हो। फिर एक होता नहीं माइनस मार्किंग से आप अपने आप को इवेलुएट करिएगा, अपना मूल्यांकन खुद ही करिएगा, एक एनालिसिस करिएगा। इससे बेहतरीन तरीके से अपनी जो एक पढ़ाई करने की, एक जो तैयारी करने की, प्रिपरेशन करने की जो स्ट्रेटजी है वो इजिली आप जो है तैयार कर पाओगे, फ्रेम कर पाओगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो पढ़ाई करिए, क्लास थ्योरी वाला क्लास करिए, कॉन्सेप्ट वाला क्लास करिए, उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यूज को डिस्कस करिए। फिर अगर कोई डाउट हो तो जरूर हमसे पूछिए और पीडीएफ जो जाता है उसको रिवाइज करिए। ये तरीका होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और हम डेडिकेटेड सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेशन जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं प्योर टीचिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। मैं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं, यानी कि जो क्वेश्चंस लेता हूं उन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या होता है, मतलब आपको बताना है कंप्यूटर की दुनिया में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ स्पाइडर इज एन। कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर का मतलब क्या होता है। इधर इंग्लिश लिखा हुआ है, इधर हिंदी लिखा हुआ है। तो मैं अगर हिंदी मान लीजिए नहीं दिख रहा तो थोड़ा मैं अपने आपको मूव करूंगा मैं, ताकि आपको इंग्लिश भी दिखे और हिंदी भी दिखे। देखो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट। एक क्वेश्चन ऑप्शन है कि एक प्रोग्राम जो वेबसाइट्स का कैटलॉग तैयार करता है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है, क्या ये होता है? क्या सर्च इंजन होता है? हैकर हु ब्रेक्स इनटू कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन फॉर विविंग वेबसाइट्स। तो क्या होता है दोस्तों? चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से। गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने इससे पहले क्लासेस में आपको प्रोवाइड कंटेंट प्रोवाइड किया उसमें मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्पाइडर को पहले मैं बता दूं आपको, स्पाइडर को हम और किस नाम से जानते हैं। स्पाइडर को दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो स्पाइडर को हम वेब क्रॉलर भी बोलते हैं। स्पाइडर को हम वेब क्रॉलर भी बोलते हैं, वेब क्रॉलर भी बोलते हैं। कुछ याद आया आपको? या स्पाइडर को हम लोग वेब बॉट के नाम से भी जानते हैं, वेब बॉट ये हम कहते हैं। तो वेब क्रॉलर या वेब बॉट के नाम से जानते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मैंने एग्जांपल दिया था, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड आपके सामने, मेनू आता है, मेनू को आप देखते हो, उसमें आप जो चीजें लिस्ट में होती हैं, आपको जो ऑर्डर करना है, जो आपको चाहिए, आप वो देखते हो लिस्ट में है कि नहीं है, तो आप ऑर्डर करते हो। फिर आपके सामने चीजें वेटर लेके आ जाता है, सर्व करता है। बोलो ये करते हो ना? या आप जाते हो रेस्टोरेंट में, बिना मेनू कार्ड देखे आप ऑर्डर कर देते हो, पता नहीं वो चीजें वहां पर अवेलेबल है भी कि नहीं है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? दैट इज कॉल्ड स्पाइडर, दैट इज कॉल्ड वेब क्रॉलर। प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट्स का कैटलॉग तैयार करता है, जो इंडेक्सिंग करता है। और ये मैंने आपको कहां बताया है? ये मैंने आपको बताया है दोस्तों जब हम बता रहे थे आपको सर्च इंजन और सर्च इंजन के कंपोनेंट्स। तो सर्च इंजन के कंपोनेंट्स में आपको याद होगा, जिसमें मैंने 3 कंपोनेंट्स बताया था। क्या आपको याद है? डू यू हैव अ रिमेंबर? नहीं याद है? कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सर्च इंजन
एक वेब बेस्ड टूल होता है जिसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, स्पाइडर, डेटाबेस और आपका एक जो है इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, यानी जिसे हम सर्च इंजन भी कह सकते हैं प्रकार से। ठीक है, तो प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट्स, याद है आपने कुछ सर्च किया, स्पाइडर देखता है वो हमारे लिस्ट में है कि नहीं, इस वेबसाइट कैटलॉग में है कि नहीं, होता है, सर्च इंजन के माध्यम से आपको चीजें प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, ये होता है स्पाइडर। स्पाइडर मकड़ी वाली बात नहीं कर रहे हैं, स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर में इंटरनेट में स्पाइडर पढ़ रहे हैं, मैंने बताया भी है आपको, सर्च इंजन का एक कंपोनेंट होता है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ISDN इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेयर, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी होती है जहां क्या करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। अब आपको भले न याद हो, मुझे याद है मैंने कहां बताया है, आपको भले न याद हो लेकिन मुझे याद है मैंने कहां बताया है। देखिए, ISDN इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेयर, ISDN का मतलब होता क्या है, आप याद करो वो लेक्चर जब मैंने पहला क्लास आपको प्रोवाइड किया था, जहां मैंने इंटरनेट के बारे में बताया था और जहां मैंने बताया था कि हाउ मेनी वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं, कितने रास्ते हैं, कितने वेज हैं। तो आपको मैंने बताया था डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, DSL कनेक्शन टाइप है, जो है वायरलेस वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, ISDN है, ISDN भी बताया था मैंने आपको। और ISDN का मतलब होता है, फुल फॉर्म भी जान लीजिए क्योंकि 1 नंबर का फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN, जहां पे आप वॉइस के फॉर्म में, जो मैं बोल रहा हूं वॉइस के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में, डेटा एंड आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ आप इन चीजों को, वॉइस हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो वॉइस तो एक ही हो गया, वीडियो हो गया, डेटा हो गया, एक साथ आप संचारित करते हो, ट्रांसमिटेड करते हो, मतलब एक साथ आप भेजते हो, रिसीव करते हो, का विद द यूज ऑफ ISDN, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, मतलब कि एक ऐसा सर्विस है जो चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट को हिंदी में बोलते हैं अंतर्निहित, जैसे आप कहते हैं ना मेरे पास ये इंटीग्रेटेड चीजें हैं, मतलब अंतर्निहित, मतलब मैं इन चीजों को इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेटेड मतलब कई सारी चीजें हैं और उससे मेरे एक फीचर मेरे अंदर है, इंटीग्रेटेड फीचर है। तो इंटीग्रेटेड में ऑडियो है, वीडियो है, डेटा है, उसको एक साथ संचालित करने की बात करी जाती है विद द यूज ऑफ ISDN। एक टाइप का, एक प्रकार का कनेक्शन हमको प्रोवाइड करता है इंटरनेट में, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सारा काम कर सकते हैं। यहां पे कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई असुविधा, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, बिकॉज प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। गूगल हैंगआउट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए विकल्प में गूगल हैंगआउट किसका एग्जाम्पल है। सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ना, आप क्लास को जब देखो, आप ना जब ये सोचोगे यार मुझे एग्जाम एनी हाउ क्रैक करना है और कंप्यूटर सब्जेक्ट में बेहतरीन परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे क्लास पर, मुझ पर। वादा करता हूं इतिहास बदल देंगे दोस्तों। मतलब पहले सिलेक्शन कम होते थे, जैसे मैंने बोला ना बहुत सारे एग्जाम्स हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट में बहुत सारे पहले सिलेक्शंस कम होते थे, बच्चों में अवेयरनेस नहीं होती थी। मैंने पूरा कहते नहीं रेवोल्यूशन ला दिया, सारे बच्चे कह रहे थे धीरेन्द्र सर आपकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया था। मैंने पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दिया था, पूरे यूट्यूब पर लगातार 1 साल। तो आप चाहें तो इसकी भी क्लासेस आप आराम से हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद धीरेन्द्र सर वाले चैनल पर रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं। कहने का आशय ये है, ठीक है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर आप सर्च करिएगा, देखिएगा, वहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें होती हैं, हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं हम लोग। वहां पे आपको अच्छा कंटेंट मतलब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे तो हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। गूगल हैंगआउट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गूगल हैंगआउट्स दोस्तों क्या होता है, तो इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस होता है, ये इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस होता है। गूगल हैंगआउट्स क्या होता है, इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस होता है, सेवाएं होता है, ये हमारा गूगल हैंगआउट्स होता है।
ठीक है, मतलब जैसे हम कॉल करते हैं वैसे इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस हमारा गूगल हैंगआउट होता है। आई होप दोस्तों इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। Which of the following is our क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर? दिए गए विकल्प में कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? दिए गए विकल्प में कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? क्रॉस प्लेटफॉर्म, अब आप पहले सोचेंगे सर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब होता क्या है? आप सोचेंगे ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब होता क्या है? बोलो क्या होता है, सोचो, दिमाग लगाओ। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस कर दिया प्लेटफॉर्म को, मतलब जिसने सारी हदें पार कर दी, कहते नहीं है, किसने सारी हदें पार कर दी, मतलब देयर इज नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नहीं साहब हम केवल इन्हीं के लिए काम करेंगे, नहीं साहब हम इनके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म जो होता है वो किसी पर भी आप रन करा सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का आशा है कि आप उसको जो है आप उसको किसी भी सिस्टम पे, ठीक है, रन करा सकते हो। तो इनमें से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? क्या क्रोम है, एज है, सफारी है? तो मैं आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, क्रॉस प्लेटफॉर्म में आपका सफारी जो होता है वो एप्पल के लिए बनाया गया है, मतलब एप्पल का एक्चुअली है, और जो एज है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो देखो ये बेसिकली विंडोज के लिए डिजाइन किया गया है, ये विंडोज के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये विंडोज पे काम करेगा, विंडोज ओएस पे काम करेगा। विंडोज ओएस समझते हो ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एप्पल सफारी है तो ये भाई एप्पल ने बनाया है तो मैकेंटोस पे काम करेगा। भाई अपना अपना है ना, भाई एप्पल मैकेंटोस किस कंपनी का ओएस है? जैसे विंडोज किस कंपनी का ओएस है? माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसे मैकेंटोस में आपको ओएस पढ़ाऊंगा जब, तो ओएस में मैं आपको बताऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार मैं बताऊंगा आपको सारे वर्जन के बारे में। तो जो मैकेंटोस है वो हमारा एप्पल का है, तो उसके लिए डिफॉल्ट ब्राउजर सफारी है, सफारी, टाटा सफारी नहीं, सफारी। और विंडोज के लिए एज है, तो बेचारा क्रोम बचा। क्रोम को 2009 में गूगल ने लॉन्च किया था, गूगल का है क्रोम, और क्रोम बेचारा सब जगह यूज होता है। आप एंड्रॉयड पे यूज करते हो क्रोम, आप विंडोज पे यूज करते हो क्रोम, आप मैकेंटोस पे यूज करते हो क्रोम, मतलब एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। तो आंसर मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा ओनली ए, फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ब्राउजर समझते हो क्या होता है? ब्राउजर जो आपको वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वेब पेज तक पहुंच प्रदान करता है आपको, वो ब्राउजर होता है। Which of the following is an example of search engine? दिए गए विकल्प में कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ले जाइए आप एंजॉय करिए। इनमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ब्राउजर है, और इसी का नाम चेंज करके अब एज हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था, तो अब इसका नाम चेंज करके एज हो गया है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, सबको पता है, बच्चों को पता है, मोजिला कंपनी का है ब्राउजर फायरफॉक्स। ओपेरा मिनी ब्राउजर है, ओपेरा का है, ओपेरा अपने आप में कंपनी, ओपेरा एनिक। और गूगल हमारा प्यारा सा कंपनी भी है, सर्च इंजन भी है। इसका पुराना नाम बैकरब था, आपको याद होगा 1996 में, 1996 में मैंने हिस्ट्री बताया था आपको, गूगल, इसका पहले नाम बैकरब था, BACKRUB, बैकरब। लेकिन 1998 में कंपनी स्टैब्लिश किया, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन करके नाम है उन दोनों लोगों का। उन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश किया गूगल इनिक करके, गूगल कंपनी, फिर बाद में गूगल नाम का सर्च इंजन ही बना दिया, जो कि दुनिया का द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट फेमस सर्च इंजन यूज होता है। कुछ कंट्री में, जैसे चाइना में यूज नहीं होता, चाइना अपना खुद का सर्च इंजन यूज करता है, दैट इज बैंदू। अब ये पूछा जाए आपसे कि चाइना का सर्च इंजन बताइए, तो चाइना का सर्च इंजन बैंदू है। समझे? समझला ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। The first network that planted the seeds of internet was, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना आसान प्रश्न है। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, ये मैंने कई बार बताया था आपको, याद होगा आपको। इंटरनेट की बीज किसने बोया? कहते नहीं प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट, प्लांटेड, बीज किसने बोया? तो बीज बोने वाला कौन सा था? अर्पानेट था, आपको याद होगा अर्पानेट था 1969, 1969। और फुल फॉर्म आई थिंक देयर इज नो नीड टू बी एक्सप्लेन अबाउट फुल फॉर्म, बट बता दे रहा हूं, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
और कहीं कहीं ARPANET के आगे डी लगा होता है, DARPANET। बहुत सारे बच्चे ऐसा धीरे से बताया नहीं DARPANET क्या होता है। अरे ARPANET बताया है ना, और मैंने भी बताया था कि ARPANET को डेवलप किया था अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। तो DARPANET का मतलब क्या, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, DARPANET हो गया। ARPANET, DARPANET, डी। कई बार पूछा गया क्वेश्चंस, है ना। आपको अच्छा भी लग रहा होगा, दिल पे हाथ रखिए, बताइए सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं एक्सप्लेन अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बाउंस तो नहीं हो रहा है। हो सकता है आप आज क्लास देख रहे हो तो इससे प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, जो थ्योरी वाली क्लासेस मैंने पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मैंने आपको दिया है, मजा आ जाएगा, रियली बोल रहा हूं। Which of the following statement is incorrect regarding the internet? वाओ, इंटरनेट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इंटरनेट के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है, मतलब एवरी कंप्यूटर इन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक आईपी एड्रेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। द इंटरनेट इज ओन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, ये किसने कहा, ये किसने कहा? ओ माय गॉड, ये किसने कहा आपसे? मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल, देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर किसी का केंद्रीय जो नियंत्रण है वो नहीं है, याद होगा आपको। कोई मालिक नहीं है, देयर इज नो ओनर ऑफ इंटरनेट, कोई मालिक नहीं है इंटरनेट का। तो द इनकरेक्ट, द इंटरनेट इज ओन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, ये कथन इनकरेक्ट है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते होंगे, हाँ सर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने ARPANET को डेवलप किया था, डिफेंस वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, तो सर स्वाभाविक सी बात है US इसका मालिक होगा। नो नो नो, कोई मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है। द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, बिल्कुल परफेक्ट है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब दुनिया के सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यू नो, मेरे साथ अभी पता नहीं कितने लोग कनेक्टेड हैं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, मैं आपको अभी एक अच्छी बात बताऊंगा, बहुत ही मतलब यूनिक बात बताऊंगा, हो सकता है आपको साथ पता ना हो। द इंटरनेट स्टैंडर्ड्स यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। मैंने बहुत बार बताया है कि इंटरनेट जो हमारा है वो TCP/IP पर काम करता है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है इंटरनेट। वहीं www, याद करो, रिपीट करो आप, इंटरनेट TCP/IP पर काम करता है, वहीं www किस पर काम करता है? तो इंटरनेट TCP/IP पर काम करता है, वहीं www जो है HTTPS या HTTP पर काम करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट दुनिया का जो भी देश, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट यूज कर रहा है, कोई ऐसा देश नहीं है जो इंटरनेट यूज ना कर रहा हो, चाहे वो कितना फिजी हो, चाहे वो रवांडा हो, युगांडा हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, है उत्तर कोरिया हो, कोई भी हो। हाँ, वो अलग केस है कि जैसे अपने खुद के नेट, वो लोग जो है ब्राउजर्स यूज करते हैं, अपने खुद के सर्च इंजन यूज करते हैं, बट इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट जो है वो कैसे पूरे दुनिया में फैला हुआ है, आपको मैं बता दूं। इंटरनेट फैला होने का मतलब, इंटरनेट दुनिया में जो इंटरनेट यूज हो रहा है, समुद्र के अंदर बहुत विशाल केबल फैलाया गया है, उस केबल का नाम है सबमरीन केबल। सबमरीन केबल, आपको बता दूं, समुद्र के अंदर केबल बिछाया गया है और वहीं से इंटरनेट पूरे संसार में फैला हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। वो समुद्र के अंदर वो केबल है, उस केबल का नाम है सबमरीन केबल, एक फाइबर ऑप्टिकल केबल बोलते हैं, बहुत ही मतलब स्ट्रांग होता है वो। मतलब उसकी जो एक आई थिंक मुझे याद आ रहा है, उसकी जो एक लाइफ होता नहीं, लाइफ टाइम, मतलब कितना उसका जीवन काल होता है, तो उसका लाइफ जो होता है वो 50 साल के आसपास होता है। उसके बाद फिर रिप्लेस किया जाता है। मतलब आप ये दिमाग में चलता होगा कि सर ये हम जो डेटा पैक डलवाते हैं, हम पे करते हैं, तो हम कंपनियों को पे करते हैं, वो कंपनियां कैसे चीज़ों को मतलब कैसे, मतलब क्या करती हैं, डेटा हम कैसे लेते हैं, ये हमारे दिमाग में सर डेटा हम कैसे लेते हैं, डेटा। तो डेटा पैक जो हमको मिलता है 1 GB 2 GB 4 GB अनलिमिटेड जो भी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और उसके लिए जो कंपनियां होती हैं क्या करती हैं। तो वही बताया गया कि लास्ट हमारा जो सबमरीन केबल होता है, उनके मेंटेनेंस में चार्जेस लगते हैं, मेंटेनेंस करने का काम करता है वो जो कंपनियां होती हैं, वो टायर 3 उनको बोला जाता है। खैर वो तो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डीप मुझे नहीं जाना है,
और कभी समय रहा तो मैं यूट्यूब पर या कहीं बता दूंगा आपको उसके बारे में। लेकिन फिलहाल सबमरीन केबल को फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही सॉलिड होता है। कहते हैं मछली जो व्हेल मछली मतलब मछलियां जो नहीं होती टकराती उनसे भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बार ऐसा हुआ था, बताते हैं कि जो पानी का जहाज है वो टकरा गया था शायद, तो उससे हल्का सा केबल में दिक्कत आई थी, तुरंत उसको रिप्लेस कर दिया गया था। नहीं सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती। पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है सेकंड के लिए अगर रुकेगा तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर एक बार ठप हो गया तो, अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो गया एक, सोचो कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। शेयर मार्केट से लेकर सब कुछ धाराशायी हो जाएगा। यूज टू अलाउ एन एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सेस इंटरनल वेब पेज। वाह क्या बात है, एक्सटर्नल एंटिटी को आप अलाउ करते हो इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। कौन सा नेटवर्क है, कौन सा इंटरनेट है? किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो प्रयोग क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर केबल खराब हो जाए तो उसके लिए एक पूरी टीम लगी होती है। अगर केबल कभी मान लीजिए खराब हो गया तुरंत रिप्लेस किया जाता है, बहुत तेजी से रिप्लेस करते हैं लोग, है ना। तो पूरा मतलब उसके लिए पूरा चीजें हैं। तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। भाई इंटरनेट जो अंदर यूज करते हैं इंटरनल, एक्स्ट्रानेट जो बाहर यूज करते हैं, बाहर से यूज करते हैं, और इंटरनेट जो सब लोग यूज करते हैं, तो इसे हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। एक्स्ट्रानेट विल बी करेक्ट आंसर, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। कुकी क्या होता है? कुकी, अब खाने वाला कुकी नहीं, वो बिस्किट की बात नहीं कर रहे हैं, कुकीज। कुकी एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय अ वेब सर्वर ऑन क्लाइंट, एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय अ वेब सर्वर ऑन क्लाइंट प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट। बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा। कुकी जो होता है क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना होता है। क्लाइंट मतलब ब्राउजर का नाम सुना आपने? ब्राउजर क्या है? ब्राउजर एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर ही तो है। ब्राउजर एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर ही तो है। तो जो कुकीज होता है वो कहाँ होता है? तो जो कुकीज होता है वो स्टोर कहाँ होता है? वो ब्राउजर ही पे तो फाइल होता है, ब्राउजर का ही तो फाइल होता है। कुकीज किसका फाइल होता है? ब्राउजर का ही फाइल होता है। मतलब कुकीज ब्राउजर्स फाइल आप कह सकते हो। कुकीज को स्मॉल फाइल ऑन ब्राउजर आप कहोगे, इसे स्मॉल फाइल ऑन ब्राउजर। ब्राउजर का स्मॉल, ब्राउजर पर स्मॉल फाइल जो होता है कुकीज कहलाता है। ठीक है। सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड टू इंटरनेट इज टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज। इंटरनेट के लिए उपयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? आंसर दीजिए। दोस्तों, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड फॉर इंटरनेट इज टेक्निकली कॉल्ड, उसे हम नेटिकेट के नाम से जानते हैं। नेटिकेट, नेटिकेट ही होता है, NETIQUENETA होता है, नेटिकेट ये होता है। नेटिकेट मतलब ये होता है इंटरनेट प्लस एटिकेट। एटिकेट मतलब योर बिहेवियर ऑन इंटरनेट, योर बिहेवियर ऑन इंटरनेट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये नेटिकेट्स थोड़ी ना होगा, ये नहीं होता है। सॉफ्टवेयर नहीं होता है, स्पाईवेयर तो जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर होता है, वो अलग चीज हो गया। नेटिकेट बोलते हैं, इंटरनेट प्लस एटिकेट से मिलकर बना हुआ है। नेटिकेट इंटरनेट प्लस मतलब इंटरनेट पे आपका एटिकेट कैसा है, आपका मैनर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। जैसे क्या आपका जो व्यवहार वो रियल और रील दो लाइफ है, रियल लाइफ। आजकल लोग वास्तविक जीवन में कम, रियल लाइफ में कम और रियल लाइफ में ज्यादा रहते हैं। है ना, सही बात है। रील देखिए लेकिन थोड़ा मोटिवेशनल चीजें देखिए जो आपके लायक हो, आपके रिलेवेंट हो। बहुत सारी खेल रील्स चीजें हैं उसमें, है ना, आगे बात करेंगे। Which of the following is the delivery of the various services through the internet? These resources, cloud tools and applications such as the data storage servers, databases, networking and software.
इनमें से कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज होता है, सर्वर होता है, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर होता है। इन्हें हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इंटरनेट पे एक ऐसा फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा हार्ड डिस्क नहीं होता है, मैंने बताया था हार्ड डिस्क जैसे हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, तो हार्ड डिस्क के तरीके से हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग भी होता है, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर देते हो, सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को। डेटाबेस प्रकार का डेटाबेस होता है जहां पे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अ न्यू इनकॉग्निटो विंडो इन गूगल क्रोम कैन बी ओपन विद द कमांड। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोजी जा सकती है। आप कहोगे सर ये इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है? इनकॉग्निटो विंडो जब आपको कोई कोपचे में तो कुछ देखने का मन करता है, मतलब मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसा लेमन वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब आपको कोपचे में कुछ देखने का मन करता है चोरी चुपके, और आप चाहते हो कि हमारा मोबाइल कोई अगर ले तो उसको ये पता न चले कि हमने अभी क्या क्या देखा है अपने फ़ोन में, क्योंकि आप जब ब्राउज़र का यूज़ करोगे तो वो चीज़ें हिस्ट्री में रहेंगी, हिस्ट्री क्लियर भी करोगे तब भी चीज़ें वहाँ से फेच हो सकती हैं, आ सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में जाने पर आप चीज़ें नहीं रहती हैं, प्रिवेसी आपकी है, वो प्रिवेसी, आप कुछ प्राइवेट देखना चाह रहे हो तो इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हो, और कंट्रोल शिफ्ट एन ओपन करने का शॉर्टकट की होता है। जैसे काला काम होता है, उसका विंडो भी काला होता है। भाई काला काम का मतलब आप इनकॉग्निटो मोड में काहे को जा रहे हो? प्रिवेसी के लिए जा रहे हो, कुछ सर्च करना चाह रहे हो कि आप कोई ना जाने, तो इसलिए काला विंडो होता है, ब्लैक विंडो होता है, इनकॉग्निटो विंडो। समझला? तो आप नॉर्मली कह सकते हो जब कुछ कोपचे में कुछ देखना हो, कोपचे में कुछ सर्च करना हो, तो जस्ट यू कैन यूज इनकॉग्निटो मोड एंड देन यू विल प्रेस Control Shift N for incognito mode. I hope it's a crystal clear, my dear friends. Okay. Control T नए टैब को ओपन करने के लिए होता, मैंने बताया था। कीवर्ड सर्च इंजन। कीवर्ड सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? Allows all users to change its content, returns a list of sites that have been reviewed by humans, returns a list of sites based on the search terms you enter, search a variety of the other search engines. तो कीवर्ड, एक सर्च इंजन कीवर्ड जो है गूगल, याहू, इंडेक्स, रेडिफमेल, ask.com, old.com, डकडकगो, बिंग, बेंदू, सारे सर्च इंजन हैं। आपके द्वारा दर्ज किए गए खोज शब्दों के आधार पर साइट्स की एक सूची लौटाता है, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर मतलब क्या हो जाएगा? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ साइट्स बेस्ड ऑन द सर्च टर्म्स यू एंटर। आप जो एंटर करते हो उसी से रिलेटेड टर्म्स को आपके सामने रिटर्न करता है। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? Yandex सर्च इंजन जो है किस कंट्री से बिलोंग करता है? डू यू नो? Yandex सर्च इंजन किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो Yandex सर्च इंजन जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे हैं, रशिया से बिलोंग करता है। रशिया का है दोस्तों। Yandex सर्च इंजन जो है वो रशिया का है। कहां का है? रशिया का है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इन सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो बिंग जो है, बिंग भाई साहब, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। वेब सर्च इंजन स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाय अ। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी किसके द्वारा संग्रहित करते हैं? वेब इंडेक्सर, वेब क्रॉलर, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब राउटर। Which option will be correct answer? A web search engine stores information about many web pages by a web crawler. इसी को वेब क्रॉलर बोलते हैं और इसे हम लोग स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, स्पाइडर विल बी करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी स्पाइडर द्वारा संग्रहित करते हैं। एक इंडेक्सिंग करता है, इंडेक्स बनाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इंडेक्स का होता है तरीका। ठीक है। Which of the following does not use a crawler to find web page for the search results? निम्नलिखित में से कौन खोज परिणाम के लिए पेज ढूंढने के लिए क्रॉलर का उपयोग नहीं करता है?
क्रॉलर का उपयोग नहीं करता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। बैकरब मैंने अभी बताया था, पहले क्या अभी बताया है कि 1996 में बैकरब डेवलप किया गया था, इसी का नाम चेंज करके 1998 में गूगल किया गया। तो बैकरब यूज नहीं होता तो कहां से क्रॉलर का यूज करेगा भाई? क्रॉलर समझते हो ना? क्रॉलर जो स्पाइडर होता है एक वेब, मैंने बोला था इंडेक्सिंग का काम करता है ना, इंडेक्सिंग का काम करता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है, ठीक है। What does a set of rules defines? नियमों का एक समूह क्या परिभाषित करता है? तो सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं जो डिफाइंस करते हैं, या सेट ऑफ रूल्स दैट ट्रांसमिट, या कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट कम्युनिकेट, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करता है आपका डेटा, प्रॉपर तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, कहने का आशय ये है। बाकी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को भेजने के लिए यूज होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को भेजने के लिए यूज होता है। एफटीपी फाइल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को भेजने के लिए यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मैसेज एंड मेल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। Which of the following is necessary for every computers connected to the internet? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर्स के लिए इनमें से क्या होना आवश्यक है? Have a processor of at least 2.1 GHz। भाई कंप्यूटर में प्रोसेसर का होना आवश्यक है। कंप्यूटर में आपके गैजेट्स में अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? प्रोसेसर का मतलब सीपीयू। लेकिन ये थोड़ी ना है कि 2.1 ही गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, मतलब कंडीशन दिया गया 2.1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी ना है मेरे भाई। तो आंसर ये गलत हो जाएगा। दे आर आईवीएम पर्सनल कंप्यूटर्स। भाई ये थोड़ी ना है कि वो आईवीएम के ही पर्सनल कंप्यूटर्स हो, भाई पीसी हो गैजेट्स हो कुछ भी हो, लेकिन थोड़ी ना कंपलसरी है कि केवल वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा डेवलप किए गए कंप्यूटर्स हो, पीसी हो पर्सनल कंप्यूटर्स हो, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है। आपके पास स्मार्टफोन है, क्या आईबीएम का है? यूज कर रहे हो ना इंटरनेट। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या नेसेसरी है, कंपलसरी है? नेसेसरी की बात करी जा रही है। होते तो सारे हैं बट नेसेसरी की बात करी जा रही है। हैविंग अ मॉडर्न कनेक्शन का भी होना आवश्यक है, लेकिन नेसेसरी की बात कर रहा है तो हैव देयर यूनिक आईपी एड्रेस। अगर यूनिक क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर एवरी कंप्यूटर्स कनेक्ट। हाँ, जो इंटरनेट पे जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स, अगर इंटरनेट पे जुड़ा है जाहिर सी बात है मॉडर्न तो यूज हो रहा होगा, तो उसके लिए कॉमन एक आईपी एड्रेस होता चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, वो आपको कहलाता है यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो आईपी एड्रेस का होना आवश्यक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का होना आवश्यक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, मतलब जो जुड़ा हुआ कंप्यूटर उसकी बात कर रहे हैं। Which of the following protocols may be used for email communication? दिए गए विकल्प में कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल कम्युनिकेशन में यूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन में यूज होता है। हालांकि मैं आगे ईमेल का क्लास लूंगा और ईमेल के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ईमेल कैसे यूज करते हो, ईमेल को कैसे कंपोज किया जाता है, ईमेल को कैसे भेजा जाता है, ईमेल में क्या ड्राफ्ट होता है, ईमेल में क्या ट्रैश होता है, ईमेल क्या अलग अलग जो टर्म होते हैं, स्पैम क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा ईमेल के पार्ट पर। लेकिन यहां बोला गया कि ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, तो भैया देखो एसएमटीपी का यूज होता है मेल को भेजने के लिए, पीओपी का यूज होता है मेल को जो है रिसीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज होता है मेल को एक्सेस करने के लिए। तीनों होते हैं यूडीपी को छोड़कर, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को छोड़कर। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है या आपका जो है अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है, इट्स नॉट अ रिलायबल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 कहां है मेरे भाई? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 2, 3, 4 कहां है? ये है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 2, 3, 4 विल बी करेक्ट आंसर। 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, What is the name given to hierarchical naming system for computers connected to the internet for locating them worldwide?
दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को खोज पाने के उद्देश्य से स्थापित पदानुक्रमित नामकरण प्रणाली को क्या कहते हैं? एक जो हायरार्किकल नेमिंग सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं? दुनिया भर के कंप्यूटर्स को खोजने के लिए जो एक हायरार्किकल नेमिंग सिस्टम होता है उसे हम डोमेन नेम सर्च सिस्टम कहते हैं। कहां गया भाई साहब? उसे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये मैंने बताया था, DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर होता है जो आईपी को डोमेन में यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डोमेन में और जो डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मेरी बात समझ में आ रही ना? देखो मैं आपको बता दूं, जो हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ये केवल एमसीक्यूज क्लास नहीं दे रहे हैं आपको। हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लास लेते हैं। जब थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लास पर्टिकुलर टॉपिक का कंप्लीट होता है तो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स कंप्लीट हुआ रहता है उसी टॉपिक से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही जो है रामबाण हो सकता है। बाकी मैंने बोला कि यूट्यूब की क्लासेस को भी आप किया करो, जो यूट्यूब पे हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर्स के सेशन जो हम देते रहते हैं या जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो हम देते रहते हैं यूट्यूब पर, और प्लीज उस क्लास को भी जरूर देखा करो। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। खैर आगे दोस्तों हम बात करेंगे। व्हाट डज द वेब पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स इंडिकेट? आपको बताना है किसी संगठन की वेबसाइट्स .com क्या सूचित करता है? याद है आपको? इसे TLD बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। आप लिखते हो ना www कोई साइट लिखते हो xyz.com, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो xyz ये पूरा डोमेन नेम, जिसमें से जो .com होता है ये TLD होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। तो इसे हम लोग कंपनी के नाम जानते हैं। कंपनी होता है जो .com होता है, कंपनी सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, आई एम सॉरी कंपनी का कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। मतलब किस पर्पस के लिए यूज होता है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। .com जो होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, याद रखना। .org जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। .mil जो होता है मिलिट्री के लिए यूज होता है, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, माफी चाहूंगा, वहां कंपनी नहीं कॉमर्शियल होगा। A domain name is a unique name given to each websites on the internet. The last part of the domain name is known as the domain extension. Which of the following is the domain extension of any government websites? देखो आ गया क्वेश्चन कि जो हमारा डोमेन नेम होता है, यूनिक नेम होता है, किसी वेबसाइट्स के लिए यूनिक नेम होता है डोमेन नेम। जैसे आपका नाम यूनिक नेम है, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह यूनिक नेम है, मतलब मेरा नाम बेसिकली मुझे डिनोट कर रहा है। तो उसे किसी www.google.com हो गया तो भाई ये गूगल, अब मान लीजिए कोई साइट है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं nic.gov.in। अब आप कहोगे सर ये क्या है? अब nic.gov.in का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। GOV मतलब गवर्नमेंट की साइट है, IN मतलब इंडिया। तो आपको पता है इंडिया में जो हमारे भारत में जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की साइट्स हैं जो वैकेंसी से रिलेटेड हैं, जो भी देखा होगा UPSC की साइट है, UPPSC की साइट है आपका, या UPSSC जो भी है, तो उसको मैनेज कौन करता है? NIC करता है। NIC मतलब राष्ट्रीय सूचना केंद्र। भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर बोलते हैं इसे हम लोग, NIC को नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर बोलते हैं, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ठीक है, तो ये चीज वेबसाइट्स को, गवर्नमेंट की साइट्स को मैनेज करता है, सरकारी साइट्स को मैनेज करता है। .gov मतलब गवर्नमेंट होता है, .in मतलब इंडिया होता है, तो .gov गवर्नमेंट को डिनोट करता है। और इसी को हम लोग एक्सटेंशन या हम लोग टॉप लेवल डोमेन या डोमेन टाइप बोलते हैं। डोमेन टाइप, डोमेन एक्सटेंशन या टॉप लेवल डोमेन एक ही नाम है दोस्तों, अलग नाम नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़ा प्यारा प्रश्न है, ये कॉमन क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन कह सकते हो। ECS स्टैंड्स फॉर, बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है ECS। बैंक जो हमारा डिजिटलाइजेशन को हम लोगों ने मतलब जब से डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है निकल के आई हैं, जैसे ECS का जो है रोल निकल के आया है। ECS जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है ECS। What is the name of the Amazon's virtual assistant? आपको बताना है अमेजॉन के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? अमेजॉन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है? Alexa, start the music. Alexa, stop the music. Alexa, play the particular song. बोलो, Alexa, start ला ड्रामा म्यूजिक, ला ड्रामा सॉन्ग है। तो क्या करेगा एलेक्सा क्या करेगा, नहीं क्या करेगी एलेक्सा। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजॉन का। ठीक है,
द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू रीड वेब पेजेस एंड सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई जो वेब पेज को पढ़ने और वेब पेज को सर्फ करने की अनुमति देता है उसे हम ब्राउजर ही तो बोलते हैं। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू रीड वेब पेजेस, बिल्कुल हम ब्राउजर के माध्यम से तो वेब पेज तक पहुंचते हैं। वेब ब्राउजर्स के माध्यम का प्रयोग करके वेब ब्राउजर से हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं। तो ऑप्शन डी फॉर धीरेन्द्र विल बी, मतलब डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। डिस्प्ले ऑल द वेबसाइट्स एंड पेजेस यू विजिटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट्स एवं पृष्ठ देखते हैं उन सभी का को प्रदर्शित कौन करता है? हिस्ट्री लिस्ट करता है। हिस्ट्री लिस्ट विल बी करेक्ट आंसर। हिस्ट्री लिस्ट क्या करता है? जो विजिटेड साइट्स होते हैं वो आपके उन साइट्स को रखता है अपने पास। अच्छा लग रहा है सेशन? Which of the following is not a सर्च इंजन? दिए गए विकल्प में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डाउ जोन्स, याहू, लाइकोस, मेटा क्रॉलर। तो नोट कर लेना, सर्च इंजन के बहुत नाम हैं। आपने कुछ ही सर्च इंजन के बारे में सुना होगा, गूगल, याहू, लाइकोस, मेटा क्रॉलर, डकडकगो, बिंग, एमेसन, ask.com, eol.com, इंडेक्स, रेडिफ, एओल, सारे सर्च इंजन के नाम हैं। बेंदू, बार बार बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार लिस्ट आपको बता दूं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो मैंने आपको बताया भी है, सर्च इंजन, इंपॉर्टेंट सर्च इंजन जो कि मैच कराने के लिए देता है। तो जैसे गूगल हो गया आपका, याहू हो गया आपका, रेडिफ हो गया आपका, रेडिफ हो गया आपका, इंडेक्स हो गया आपका, इंडेक्स हो गया आपका, इंडेक्स ये होता ना, इंडेक्स हो गया आपका जो है बेंदू हो गया, चाइना का सर्च इंजन बेंदू हो गया आपका, डकडकगो हो गया। अभी एग्जाम में एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया था, डकडकगो हो गया। ask.com हो गया, ask.com हो गया, eol.com हो गया। बाकी ये लाइकोस है आपका, मेटा क्रॉलर है आपका, ठीक है। बाकी आपको अगर दिमाग में, अब ये याद रखना कि ये सर्च इंजन है, ब्राउजर नहीं है। डाउजोन जो है शेयर मार्केट है कहाँ का? अमेरिका का। देखो शेयर मार्केट से मुझे याद आया, शेयर मार्केट देखो यार, कुछ आधा घंटा बचा हुआ, टाइम देखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो डाउ जोन्स जो है शेयर मार्केट कहाँ का है दोस्तों? ये हमारा अमेरिका का है, यूएसए का है। द प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस ब्लॉक्स द इंटरनेट प्रोटोकॉल। अनधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। तो जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है उसे फायरवॉल बोलते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपका घर है, वो घर के चारों तरफ दीवार है, दीवार के चारों तरफ आग जल रहा हो, तो क्या उस आग के अंदर कोई प्रवेश कर पाएगा? जलकर राख हो जाएगा, ये तो है। तो अनऑथराइज्ड अटैक को प्रिवेंट करता है हमारा, वो क्या होता है? फायरवॉल्स होते हैं, फायरवॉल्स बोलते हैं, याद रखना, सिक्योरिटी टूल होते हैं। राउटर क्या होता है? राउटर का काम क्या होता है? राउटर क्या आपको पता है? राउटर मैंने बताया था डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस होता है, इंटरनेट में यूज होता है, जो कि डेटा पैकेट को रिसीव करता है, एनालिसिस करता है और सही डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करता है पैकेट के फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स, आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर। स्क्रीन द इनकमिंग नोटिफिकेशन नहीं, एलिमिनेट्स वायरसेस, वायरस को एलिमिनेट थोड़ी ना करता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मैंने डिटेल में आपको बताया भी था दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। राउटर किस लेयर पे काम करता है? राउटर ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। हालांकि मैं एक सेशन लूंगा जिसमें ओएसआई मॉडल और उस पे काम करने वाले डिवाइस के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। Which of the following is a device that forwards data packets along the network? देखो आ गया फिर वही क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो डेटा पैकेट, नेटवर्क पर डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में फॉरवर्ड करता है? तो आंसर हमारा राउटर होता है, राउटर ही होता है। फायरवॉल अनऑथराइज्ड अटैक को रोकता है, प्रिवेंट करता है। रिपीटर डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है, उसकी स्पीड को इनहेंस करके रिपीट करता है, मतलब बूस्टअप करने के लिए आगे फॉरवर्ड करता है, रीजनरेट करता है स्पीड। रिपीटर
बसेस जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। आंसर राउटर हो जाएगा। Which of the following device used in the physical layer in the information technology networking? मतलब नेटवर्किंग में कौन सा डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पे काम करता है। मैंने मतलब बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से क्लास ले लूंगा जिसमें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपके जो OSI मॉडल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल लेयर पे तो भैया यहाँ रिपीटर काम कर, दो ही डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करता है, या तो रिपीटर या तो हब। ना रिपीटर, हब तो है नहीं तो रिपीटर। राउटर हमारे नेटवर्क लेयर पे काम करता है। गेटवे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और जो ब्रिज होता है हमारा वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। आप जितना बता रहा हूं उसको नोट भी करते चलो, पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए और पेन होना चाहिए बेहतरीन, और आप उसको नोट करते हुए चलिए बेहतरीन तरीके से, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, Which device used for the network layer from the following list of device? अब बताइए इनमें से कौन सा डिवाइस नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है, बताया मैंने। स्विच हमारा कहां काम करता है, जो स्विच होता है, जो ब्रिज होता है वो डेटा लिंक लेयर पे एक साथ काम करता है संयुक्त रूप से। इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड इनकमिंग पैकेट्स टू एंड द नेटवर्क। ये मैंने पढ़ाया है इसलिए क्वेश्चन लाया हूं मैं, ये मैंने डिवाइस के बारे में पढ़ाया है। एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने, विश्लेषण करने और अग्रेषित करने के लिए यूज किया जाता है, राउटर ही होता है। रिपीटर, मॉडेम जो होता है, मॉडेम एक्चुअली मॉडेम होना चाहिए था, खैर चलो मॉडर्न तो मतलब है नहीं। मॉडेम जो होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, वो मॉडेम कहलाता है। खैर चलिए, इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका पोर्ट नंबर 25 होता है, SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है, और ये मेल भेजने के लिए यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। A switch is used in a network for, नेटवर्क में स्विच का प्रयोग क्यों करते हो? स्विच का प्रयोग करते हो टू कनेक्ट द सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क। ये मैंने बताया था आपको कि नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो। आपको याद होगा मैंने आपको हब और स्विच के बीच में डिफरेंस बताया था। हब क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, और स्विच क्या होता है, यूनिकास्टिंग करता है। हब जो होता है वो सबको प्रोवाइड करता है, 1 to all, और स्विच जो होता है 1 to 1 प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था डिटेल में। इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट किस पर काम करता है? बड़ा प्यारा सा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन मुझे दावे के साथ कह सकता हूं बहुत कम बच्चों को पता होगा, लेकिन मैंने बताया है कई बार अपने सेशन में। तो जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, ओनली वन ऑन इंटरनेट वर्क्स ओनली ऑन पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग पे काम करता है जो हमारा इंटरनेट होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म, जो पीसीज होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के फॉर्म में। किस रूप में, किस फॉर्म को करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है? तो नेटवर्क फ्रेम करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, नेटवर्क बनाने के लिए याद रखना है, यहाँ फ्रेम होना चाहिए था, तो फ्रेम यहाँ होना चाहिए था। फ्रेम मतलब बनाने के लिए, फ्रेम कह सकते हो। मतलब पीसीज आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। नेटवर्क कब बनता है? जब कई लोग कनेक्टेड होते हैं। हम आपसे कनेक्ट होंगे, आप किसी और से होंगे, वो किसी और से होगा, तो वो नेटवर्क बन जाता है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। मिनिमम कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कम से कम कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, मतलब कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए? आप बताइए, आंसर दीजिए। तो आप ये बताओ, आप अकेले में बात कर सकते हो क्या? अगर आप अकेले में बात करते हो तो लोग आप जो देखेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे बंदा पागल है क्या? या तो फिर ईयरबड लगाए हो, हेडफोन लगाए हो, ईयरफोन लगाए हो तो बात करो। आप फिर अकेले कहाँ हुए? तभी दो लोग हुए ना, आप और आपकी वो, मतलब आप जो भी हो, आपकी वो आपके वो हैं, तो दो लोग तो होने चाहिए ना, मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए भाई, 2 कंप्यूटर्स तो होने चाहिए, बोलो। और पहली बार जब इंटरनेट यूज किया गया था 4 कंप्यूटर यूज किया गया था, याद है आपको? ARPANET जो यूज किया गया था 4 कंप्यूटर्स यूज करके बनाया गया था ARPANET, याद होगा आपको, मैंने बताया भी था। Which of the following cannot be shared over a network? आप नेटवर्क पे क्या शेयर नहीं कर सकते हो? नेटवर्क पे आप क्या साझा नहीं कर सकते हो? आप नेटवर्क पे क्या शेयर नहीं कर सकते हो? तो नेटवर्क पे आप प्रोसेसर को शेयर नहीं कर सकते हो, बाकी सारा शेयर कर सकते हो आप। मतलब सीपीयू को आप शेयर नहीं कर सकते हो, बाकी आप डिस्क और प्रिंटर और CD-ROM सब शेयर कर सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने सेशन एंजॉय किया होगा। 40 क्वेश्चंस ताबड़तोड़ तरीके से डिस्कस किया विद एक्सप्लेनेशन और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। मुलाकात करेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।